वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल बेसिक लेवल के। ठीक है, तो हम बेसिक्स को यहाँ पर भूल नहीं सकते हैं, उसको फोकस जरूर करना। एंड मल्टीपल टाइम्स मुझे ये कमेंट जो है सेक्शन में चीज़ें देखने को मिलती है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं क्या ये प्रीलिम्स के लिए इनफ होगी। सो आई जस्ट आंसर इट कि हाउ मच प्रिपरेशन इज इनफ फॉर प्रीलिम्स, ये आप खुद डिसाइड करो कि जितना सिलेबस आप पढ़ेंगे वो भी कम लगता है, क्योंकि यूपीएससी आउट ऑफ अ सडन अगर आप देखें सवाल वहां से पूछ लेता है जहां से आपने नहीं पढ़ा होता कई बार। ठीक है, सम टॉपिक्स आर ऑलवेज देयर जो कि हमने नहीं पढ़े होते और वहीं से सवाल आ जाता है, या कई बार पढ़े भी होते हैं हमें याद भी नहीं होता। सो दिस इज जस्ट एन अटेम्प्ट कि आपको चीजें यहाँ पर याद करवाई जा सके, है ना। नया नया न्यूज़पेपर में क्या आ रहा है, उससे रिलेटेड बेसिक्स क्या है, उसके ऊपर मैं ट्राई करती हूँ बिल्डअप करूँ या आपको बता दूं कि एटलीस्ट आप पढ़ लें इसको अपने हिसाब से, है ना। तो नोट्स को आप मेंटेन करना उसके रिगार्डिंग शुरू कीजिए। तो पहले हमारे पास जो करंट अफेयर है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस साल कहाँ पे हो रही है ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज किंगडाओ। ठीक है, किंगडाओ में हो रहा है। तो वहां पे राजनाथ सिंह जो है वो गए थे, उन्होंने ये चीज़ बोली कि हमें इंडिया और चाइना के रिलेशंस जो है वो कोऑर्डिनेट करने चाहिए, कि आपस में जो हमारे जितने भी डिस्प्यूट्स है, मेजर डिस्प्यूट क्या है, बाउंड्री डिस्प्यूट है ना इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, लास्ट टाइम जो गलवान घाटी के अंदर हुआ, ठीक है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें इन चीज़ों को ओवरकम करना चाहिए कि वंस एंड फॉर ऑल जो डिमार्केशन है वो प्रॉपर तरीके से हो जानी चाहिए। ठीक है, सो न्यूज़ के अंदर यही है, उन्होंने ये बोला कि एक बेटर या रिस्पॉन्सिबल स्टेट यानी कि नेशंस जिसमें इंडिया और चाइना दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है 6 साल के बाद वापस रिज्यूम कर ली गई है। तो अब थोड़ा सा डिटेल में हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या मेजर डिस्प्यूट्स है इंडिया के चाइना के साथ, है ना। अब एक तो अक्साई चीन वाला रीजन है। ठीक है, अक्साई चीन वाला रीजन जो है वो ऑलरेडी हम बोलते हैं कि हम दे चुके हैं चाइना को। ठीक है, तो अभी तक वो कंट्रोल बाय चाइना है बट इंडिया वांट्स इट बैक। दूसरा है हमारा डोकलाम वाला रीजन जहां पे हमने देखा था। ठीक है, देन अरुणाचल वाला रीजन जो है हमारी, एक तो देख लीजिए मैकमोहन लाइन जो कि इंडिया और चाइना का बॉर्डर है वो यहाँ से जा रही है ना, ये डैश लाइन आपको दी गई है। बट चाइना जो है अरुणाचल वाला रीजन जो है उसको भी लेना चाहता है, वो उसके ऊपर क्लेम यहाँ पर ले रहा है। ठीक है, सो अब अगर हम एलओसी के हिसाब से देखें तो अब अक्साई चीन वाला रीजन तो हमने दे ही दिया है। पैंगोंग लेक के आसपास वाला रीजन जो है, लद्दाख वाला रीजन, जहाँ पे भी अगेन 4-5 साल पहले 2020 के अराउंड आपस में जो नेशंस हैं या जो मिलिट्री है आपस की वो भिड़े थे, है ना। सो विदाउट वेपन यहाँ पे मुक्काबाजी वहाँ पे चली थी। वो सारी सिचुएशन जो है अब सरकारें दोनों तरफ की यही चाहती हैं कि इस चीज़ को खत्म किया जा सके, है ना। जो भी डिस्प्यूट है उसको वंस एंड फॉर ऑल खत्म करो। एंड उसके रिगार्डिंग इसका अब आप देख सकते हैं कि डिप्लोमेटिकली क्या असर पड़ सकता है। इंडिया को अब एक कॉर्डियल नेबरहुड की रिक्वायरमेंट है। इंडिया को चाइना की रिक्वायरमेंट किस लिए है, क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स का मुद्दा भी आ रहा है। इंडिया को चाइना की रिक्वायरमेंट इसलिए भी है कि पाकिस्तान को टैकल करना है जिसको इनडायरेक्टली कंट्रोल यहाँ पर चाइना करता है। सो बहुत सारी ऐसी मल्टीपल चीज़ें हैं। नेपाल के साथ भी इंडिया के रिलेशन इतने बढ़िया नहीं रहे हैं, है ना, क्योंकि नेपाल ने भी अब लिपू लेक वाला रीजन जो अपने अंडर दिखा दिया था, सॉरी लिपू लेक वाले रीजन को लेकर जो डिस्प्यूट है वो अपने अंडर यहाँ पे दिखाया था, मैप को रिक्रिएट किया था। भूटान के साथ तो देयर इज अ कॉर्डियल रिलेशनशिप, बट बांग्लादेश के साथ भी यहाँ पर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के साथ भी नहीं है। ठीक है, सो अब अफगानिस्तान के साथ भी डायरेक्ट इतने कुछ टॉक्स में नहीं है हम। और जो रीजन अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान को इंडिया और अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है, यहाँ पे 48 किलोमीटर का जो छोटा सा यहाँ पे पोर्शन है जो हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे मार्क कर रही हूँ मैं इस रीजन को, वो भी अब पीओके के अंडर आता है। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट ट्रेड तो नहीं होता, जो ट्रेड होता है मैंने आपको बताया था थ्रू ईरान होता है ना। सो अब ईरान की इंपॉर्टेंस भी यहाँ पे नजर आती है। ईरान के अंदर भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, तो अब चाइना के थ्रू पॉसिबिलिटी हो सकती है अब जो अगर बेटर करनी है सिचुएशन। सो इन द लॉन्गर रन चाइना जो है हमें पता है कि इमर्जिंग पावर है, तो पावर के साथ मिलकर थोड़ा बहुत यहाँ पर चलना या कॉर्डियल रिलेशनशिप्स रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सो अब इससे जुड़ा सवाल देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आज सिंपल है, इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बट आपको बेसिक्स याद होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर चाइना? देन किर्गिस्तान, साउथ कोरिया, कजाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साउथ कोरिया। ठीक है, तो हम मैप देख लेते हैं। चाइना ये रहा हमारे पास, देन इंडिया यहाँ है, पाकिस्तान यहाँ है, ठीक है, तजाकिस्तान यहाँ है, देन किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, मंगोलिया, देन वी हैव नॉर्थ कोरिया। ठीक है, देन यहाँ नीचे से देखते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, म्यांमार आ रहा है, लाओस आ रहा है, वियतनाम आ रहा है, एंड देन यहाँ पे हम नॉर्थ कोरिया के साथ देख रहे हैं, साउथ कोरिया नीचे साइड पर मतलब है, एग्जिस्ट करता है। सो अब वो किसी तरीके से लैंड बाउंड्री यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा है चाइना के साथ।
सो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देन इंडिया बैन्स इंपोर्ट ऑफ सर्टन जूट अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश वाया लैंड रूट्स। तो यहाँ पे लैंड रूट्स यानी कि बॉर्डर्स से जितना भी हमारे पास इंपोर्ट आता था ना विद बांग्लादेश, वो हमने बंद कर दिया क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशनशिप्स अभी फिलहाल इस टाइम पे अच्छे नहीं हैं, है ना। तो इसमें मेजरली हमारे जूट प्रोडक्ट्स है, आपको प्रोडक्ट्स के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। तो अब माना जा रहा है या बोला यही गया है कि लैंड रूट से नहीं बल्कि सी रूट्स में, जिसमें मेजरली नावा शेवा जो हमारा सी पोर्ट है महाराष्ट्र का, वहां से जितना भी अब इंडिया इंपोर्ट करना चाहती है बांग्लादेश से वो कर सकती है। बट अब ये लैंड रूट्स के लिए ना एक्सेप्शन उन्होंने एक चीज ये बोली है कि अब कोई भी सामान बांग्लादेश भेजना चाहता है आइडर टू नेपाल या भूटान, वो हम अलाउ कर देंगे, उस पर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट अगर इनडायरेक्टली बांग्लादेश यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहता, एक्सपोर्ट करना चाहता है टू इंडिया एंड रूट कर रहा है थ्रू नेपाल एंड भूटान, सो मेरा कहने का मतलब यही कि बांग्लादेश अगर इन दोनों कंट्रीज को कुछ भेज रहा है, ठीक है, एंड नेपाल और भूटान उससे इंपोर्ट कर रहे हैं, और नेपाल और भूटान उन सभी के प्राइसेस को रेज करके वापस से अगर उसको इंडिया को बेचने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ भी अलाउड नहीं होगी। तो ऐसी सिमिलर कंडीशन या सिचुएशन आपने अभी रिसेंटली देखी होगी जब हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर इंडिया ने ये चीज़ बोली कि देयर आर सर्टन कंट्रीज, जिसमें वियतनाम का नाम यहाँ पर लगा था, ठीक है, वियतनाम में भी, एंड जिसमें मेजरली हमने एशियन कंट्रीज की बात की थी, उन कंट्रीज में से मेजरली जिसमें वियतनाम है, उसने क्या किया था, रॉ मटेरियल सस्ते में लेकर या फिनिश प्रोडक्ट जो है सस्ते में लेकर किससे, चाइना से इंडिया को ही महंगे में बेच दिया था, जिस वजह से इंडिया ने बोला कि हमें एशियन नेशंस के साथ वापस से रीनेगोशिएशन की जरूरत है, ठीक है। सो इस तरीके की चीजों को हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक। सो इससे जुड़ा अब सवाल ये देखते हैं कि बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इज प्राइमरली कॉल्ड द दुरंत लाइन। सेकंड, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इज द 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इन द वर्ल्ड। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ओनली, ठीक है। दुरंत लाइन जो है वो इंडिया का नहीं, इंडिया के लेना लेना है ही नहीं है दुरंत लाइन के साथ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को दुरंत लाइन बोलते हैं। अब बांग्लादेश जो है पहले वो क्या होता था, बनने से पहले 1970s में जब बांग्लादेश बना उससे पहले वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, और पाकिस्तान और इंडिया की जो अब लाइन है, बॉर्डर है, उसको क्या बोलते हैं, हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। तो बांग्लादेश के साथ और इंडिया की जो का बॉर्डर है उसको भी हम रेड क्लिफ लाइन ही बोलेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी इसीलिए करेक्ट है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि ऑल अबाउट द प्रपोज ग्लोबल पोटैटो रिसर्च सेंटर आगरा के अंदर बन रहा है। आगरा में भी स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो सिंगना रीजन के अंदर बन रहा है, ठीक है, पोटैटो से रिलेटेड जो हमारा अब रिसर्च सेंटर है। अब इसके अंदर भी हम क्या देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ पोटैटो नहीं है, यहाँ पर पोटैटो भी है, हर तरह के ट्यूबर्स भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है। अब स्वीट पोटैटो भी है, एंडियन रूट्स, उसके ऊपर भी यहाँ पे रिसर्च की जाएगी। रीजन इसके पीछे का यही है कि जब हम पोटैटो की या स्वीट पोटैटो की बात करते हैं तो पोटैटो जो है वो 3rd मोस्ट रेडिली अवेलेबल फूड क्रॉप है आफ्टर राइस एंड व्हीट। तो ये ऑर्डर याद रखना, ठीक है। एंड स्वीट पोटैटो की बात करते हैं तो ये 6th मोस्ट रेडिली अवेलेबल फूड क्रॉप है हमारे पास आफ्टर राइस, व्हीट, पोटैटो। देन उसके बाद हमारे पास कसावा आता है, मेज आता है, फिर कसावा आता है, उसके बाद स्वीट पोटैटो आता है, ठीक है। सो ये ऑर्डर को प्लीज याद रखना, ठीक है। सो अब इसी वजह से इसके ऊपर रिसर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पोटैटो को लेकर एंड स्वीट पोटैटो को लेकर जो हमारा पर हेक्टेयर आउटकम है, ये जो प्रोड्यूस है, वो ऑलमोस्ट पोटैटो के केस में तो 50% से कम हमारे पास प्रोडक्टिविटी निकल के आ रही है। स्वीट पोटैटो के केस में देखिए तो 30% से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है। तो मेजर अब हमारा आइडिया यही है कि जो प्रोडक्टिविटी है उसे हम बढ़ाएं, एंड इसकी पॉसिबिलिटी तभी हो पाएगी कि हमारे पास जो सीड्स हैं वो या तो रेडिली अवेलेबल हों एंड उसे हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। इंपोर्ट हम उसे नहीं करना चाहते, तो हम क्या चाहते हैं कि हम इंडिया के अंदर उसे डेवलप करें ताकि हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम हो सके, ठीक है। सो अब सीड्स की क्वालिटी बेटर होगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बेटर होगी। हम इंपोर्ट ना करके अब एक्सपोर्ट करना इनको शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। सो इससे जुड़ा फैक्ट अब यही है कि चाइना जो है वर्ल्ड का टॉप पोटैटो प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है, फॉलोड बाय इंडिया, ठीक है। इसके अलावा और कुछ यहां पर न्यूज में नहीं है। तो सवाल देखते हैं कि चाइना इज द वर्ल्ड्स टॉप पोटैटो प्रोड्यूसर फॉलोड बाय यूएसए। मैं बता चुकी हूं आपको, पोटैटो इज द 3rd मोस्ट अवेलेबल फूड क्रॉप आफ्टर राइस एंड व्हीट। स्वीट पोटैटो इज द 5th मोस्ट अवेलेबल फूड क्रॉप। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट?
पहली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे मैंने यूएसए लिख दिया, यहाँ पर इंडिया होना चाहिए था, ठीक है, इसीलिए इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट जो है थर्ड मोस्ट अवेलेबल फूड क्रॉप है, मैंने आपको बोला था राइस एंड व्हीट के बाद थर्ड नंबर पे पोटैटो आता है, ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत है क्योंकि सिक्स्थ अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या है, राइस है, व्हीट है, रिपीट कर रही हूं, देन पोटैटो है, उसके बाद हमारे पास मेज आता है, मेज के बाद हमारे पास कसावा, टैपियोका जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो आता है, उसके बाद हमारे पास आता है क्या, स्वीट पोटैटो। तो सिक्स्थ मोस्ट अवेलेबल फूड क्रॉप है ये। तो दो स्टेटमेंट्स हमारी गलत है, एक करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनता है, ठीक है। सो नेक्स्ट, ओल्डेस्ट रॉक्स ऑन अर्थ आर इन कनाडाज क्यूबेक फाइंड्स स्टडी। तो एक स्टडी ने ये चीज को फाइंड आउट किया है कि हडसन बे वाला रीजन जो है कनाडा का, क्यूबेक प्रोविंस के अंदर, वहां पे एक बेल्ट है ऑफ वोल्केनिक रॉक्स जो कि अब डिस्प्ले कर रही है ब्लेंड ऑफ डार्क एंड लाइट ग्रीन कलर्स, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेलिंग थोड़े से ध्यान से देख लेना, प्रोनाउंसिएशन भी हो सकता है मेरी डिफरेंट हो, ठीक है। दैट इज नुवुगितक ग्रीन स्टोन, ठीक है, ये ऐसे इस रीजन के अंदर पाया गया है, ठीक है। इसको हम यही वाली बेल्ट बोलते हैं द नॉर्दर्न क्यूबेक, जो कि अब 4.16 बिलियन ईयर्स अगो से एग्जिस्ट कर रही है, एंड इसको हम क्या बोलते हैं कि ये हेडियन एरा से बिलोंग कर रही है। तो अगर आपको अर्थ की ओल्डेस्ट क्रस्ट को देखना है तो आप इस हडसन बे वाले रीजन के अंदर जाकर देख सकते हैं। उन्होंने बोला कि बहुत सारे हमारे पास ये अब प्रूफ आ चुके हैं। अब किस तरह के वहां पे जो है वो रॉक्स पाए गए हैं, वो अब वोल्केनिक ओरिजिन के हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। वोल्केनिक रीजन क्योंकि अब हमारे पास वोल्केनिक बेल्ट अगर वहां पे एग्जिस्ट कर रही है तो लावा के फ्रोज हो जाने के बाद, फ्रीज हो जाने के बाद मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि जब हम अंडर प्रेशर फिजिकली एंड केमिकली बहुत सारे चेंज उस सॉलिडिफाइड लावा के अंदर आए हों, ठीक है। सो उस वजह से हम देखें कि बेसाल्ट की कॉम्पोजिशन भी है उसके अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है, एंड हेडियन एरा से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो द रॉक्स ऑफ द बेल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बेल्ट इज बीइंग द ओनली रिकॉर्ड फ्रॉम हेडन, एंड एक यूनिक विंडो प्लैनेट हमारे को ऑफर करते हैं कि अर्लीस्ट टाइम के अर्थ की फर्स्ट क्रस्ट कैसे फॉर्म हुई थी, ठीक। इसके अलावा यहां पर और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कुछ। वोल्केनिक रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, एंड ये अब आप कह सकते हो बसाल्ट की कॉम्पोजिशन इसके अंदर ज्यादा है। हडसन बे वाला रीजन है हमारे पास, क्यूबेक प्रोविंस के अंदर वोल्केनिक रॉक्स की एक बेल्ट है जो कि अब हमारे पास डार्क एंड लाइट ग्रीन कलर्स के यहाँ पर रॉक्स को शो कर रही है। बसाल्ट की कॉम्पोजिशन उसमें ज्यादा है, ग्रीन स्टोन है, एंड नॉर्दर्न क्यूबेक वाले रीजन में है और हेडियन एरा के। दैट्स इट। सवाल देखते हैं बेसिक आपका एनसीईआरटी से कि परपेंडिकुलर, आप देख लीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स कि इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स है हमारे पास और उनके नेम्स, ठीक है। सो उनकी प्रॉपर्टीज कह सकते हो या आप कह सकते हो कि उनके बारे में एक डिस्क्रिप्शन आपको दी गई है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर सॉलिडिफिकेशन टू द ग्राउंड, लैकोलिथ। डोम शेप इंट्रूसिव बॉडीज कनेक्टेड बाय पाइप लाइक कॉन्डुइट, डाइक। थर्ड है ग्रेनाइटिक या ग्रेनाइटिक बॉडीज, बैथोलिथ्स। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन इज करेक्टली मैच्ड। कैसे? जो ग्रेनाइटिक या ग्रेनाइटिक बॉडीज है हमारी, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि ग्रेनाइट की फॉर्मेशन होती है। ग्रेनाइट को अगर आपने देखा होगा तो उसका कलर जो है वो वेरी करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लेयर्स, ठीक है। तो उसको हम बैथोलिथ्स बोलते हैं। नॉट ओनली ग्रेनाइट, बहुत सारे ऐसे जो सॉलिडिफाइड लावा की वजह से होते हैं एंड बिल्कुल बेस पे पाए जाते हैं। ग्रेनाइट होती है, हल्की सी डोम आप देखेंगे उसके अंदर एग्जिस्ट करती है, वो अब सरफेस या क्रस्ट के बिल्कुल साथ होंगे, उनको हम बैथोलिथ्स बोलते हैं, ठीक है। सो अब देख लेते हैं कि हमारे पास परपेंडिकुलर सॉलिडिफिकेशन टू द ग्राउंड, उसको हम डाइक बोलते हैं, ठीक है। सो डाइक्स जो है एक तरह से ये एरो लगा हुआ है, दिस इज द डाइक, परपेंडिकुलर होता है तो ये डाइक ही होगा, ठीक है। डोम शेप इंट्रूसिव बॉडीज कनेक्टेड बाय पाइप लाइक कॉन्डुइट, तो ये पाइप लाइक कॉन्डुइट जहां पे भी आ जाएगा ना तो आप देख लेना कि वो लैकोलिथ है, ठीक है। अब लैकोलिथ जो आप देख रहे हैं ये पाइप लाइक कॉन्डुइट है और हल्का सा यहाँ पे डोम है, यहाँ पे कहीं बीच में ये एग्जिस्ट करता है, दिस इज लैकोलिथ, ठीक है। अब बैथोलिथ्स की बात करते हैं तो बिल्कुल ऐसे सरफेस लेवल पे होगा, हल्की सी डोम जिसके अंदर भी कंडक्ट की मतलब होंगी, सबसे ज्यादा प्रेशर के ऊपर है तो स्ट्रैटिफिकेशन सबसे ज्यादा इनमें देखने को मिलती है, वो डिजाइन उसी तरीके से देखने को मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ एक ही करेक्टली मैच था, ठीक है। व्हाट इज द लीगल डिस्प्यूट ओवर तानसेन टोम? तो तानसेन की टोम को लेकर अगर आपको सवाल पूछा जाए, सवाल तो नहीं, तानसेन से रिलेटेड यानी कि अकबर से रिलेटेड, ठीक है, नवरत्न से लेकर यहाँ पे आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो तानसेन जो है आइडियली हमें पता है कि अब अपने ही आप वर्ल्ड के अभी तक या इंडिया के मोस्ट पॉपुलर अकबर के टाइम के इम्पोर्टेंट म्यूजिशियन भी रहे, है ना।
सो उनके अब क्या क्या काम हैं, या आप कह सकते हो कि उनके अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, उनके ऊपर फोकस कीजिए। तो तानसेन से जुड़ी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यही है कि वो ग्वालियर घराने के थे, ठीक है। उनके जब हम बात करते हैं टीचर की, उनके टीचर कौन थे? सूफी सेंट हजरत शेख मोहम्मद गौस, जो कि ग्वालियर के ही थे, ठीक है। अब उन्हीं की वहां पर आप कह सकते हो कि टोम है, उन्हीं की टोम के बिल्कुल साथ में ही तानसेन की टोम एग्जिस्ट करती है। तो अब ये सूफी जब वर्ड आ जाता है तो हमारे पास क्या आ जाता है? सूफी ऑर्डर की बात करते हैं हम, है ना। तो अब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म से पहले जब हम ये चीजें पढ़ते हैं तो हमारे पास भक्ति मूवमेंट आ जाता है। तो हमारे पास सूफी सेंट्स की भी जब हम बात करते हैं उनके ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इनके टीचर यही हैं। सो अब इसी से जुड़ी ये सवाल है कि जो इनका टोम है ना, उनकी जो फैमिली है, बेसिकली तानसेन की फैमिली जो है वो अब ये बोल रहे हैं कि सिंस ये अभी सूफीज्म से रिलेटेड किसी व्यक्ति की टोम है, तो हमने साइड बाय साइड यहाँ पर रिलीजियस एक्टिविटीज को भी कंडक्ट कराया कि टूरिस्ट जो है वो अभी तक आया भी है, बट रिलीजियस एक्टिविटी जो है उसको भी हमने यहाँ पे कंडक्ट कराया कि आप हमें बार बार यहाँ पर क्यों रोक रहे हैं। तो इसकी वजह से एक लीगल डिस्प्यूट अराइज हो गया है। अब रीजन यहाँ पे उसके पीछे का यही है कि जो टूम है ना वो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958, एंड इसको मेंटेन कौन कर रहा है? ASI, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो दे आर सेइंग कि ये एक प्रोटेक्टेड साइट है कि हम कैसे आपको यहाँ पर अब आने वाले टाइम में, पहले जो हो गया सो हो गया, ठीक है। सिंस ये पिलग्रिम्स एंड टूरिस्ट या म्यूजिक लवर्स को अट्रैक्ट तो करता है, बट हम आपको यहाँ पर अलाउ नहीं करने दे सकते उर्स कंडक्ट कराना, ठीक है। हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लिए इकोनॉमिकली भी आप कह सकते हो हेरिटेज जो है हमारा यहाँ इसके साथ जुड़ा हुआ है, कल्चर जुड़ा हुआ है कि सिंस अगर आप उर्स भी यहाँ पे कंडक्ट कराते हैं, किसी भी तरह की सेरेमनी भी कंडक्ट कराते हैं, तो हम ये नोटिस कर रहे हैं, जो ASI ने यहाँ पे अपना दलील यहाँ पे पेश की, कि अब बहुत बार ऐसा होता है कि आप यहाँ पे नेल्स गाड़ना शुरू कर देते हैं, कीले ठोकना शुरू कर देते हैं। सिंस अब ये इंपॉर्टेंट है इतना मॉन्यूमेंट, तो हमारे लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस चीज को अलाउ ना करें, ठीक है। सो अब आप अगर नेल्स को, कीलों को ठोक रहे हैं, तो हमारे अब जो प्रोटेक्शन है जो हमें प्रोवाइड की जाएगी विद द फॉलोइंग एक्ट, मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने का जो ASI का यहाँ पर मेन इशू है या मेन उनका गोल है, वो कैसे फुलफिल हो पाएगा, ठीक है। सो वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ दैट। तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे पिटिशन फाइल की गई थी उनकी फैमिली की तरफ से, बट हर बार यहाँ पर क्या हुआ है? डिसमिस ही हुई है उनकी प्ली, ठीक है। पिटिशन भी जो है वो डिसमिस हुई है, प्ली भी डिसमिस हुई है, आइदर बाय द सुप्रीम कोर्ट और बाय द हाई कोर्ट्स एज वेल, ठीक है। सो ये यहाँ पर इससे जुड़ा सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, अकबर के नवरत्न एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। या उनकी आप पोजीशंस की बात कर लीजिए कि कौन सी पोजीशन थी उनके पास, ठीक है। राजा तोडरमल होम मिनिस्टर, फकीर आजियाउद्दीन दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर, मुलादो प्याजा रिलीजियस मिनिस्टर। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम आर करेक्टली मैच। क्यों? जो राजा तोदरमल थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। फकीर आजियाउद्दीन जो रिलीजियस मैटर को देखते थे, देन मुलादो प्याजा जो है वो होम मिनिस्टर थे, एंड नौरत्न के हमारे पास ये नाम है, ठीक है। इसको पढ़ लेना, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को यहाँ पर देख लेना। देन धोले स्पॉटेड अगेन इन असम्स काजीरंगा। काजीरंगा हमारे पास नेशनल पार्क है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताइए कि कौन से साल में नेशनल पार्क बना था, ठीक है। तो अब धोले क्या है? ये है एशियाटिक वाइल्ड डॉग, जिसको हम सियोन एल्पाइनस भी बोलते हैं, इनका साइंटिफिक नेम है। तो माना जा रहा था कि इनको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था बहुत टाइम से, एंड साइटिंग्स भी इनकी नहीं हुई थी, बट काजीरंगा में इनकी अब साइटिंग्स जो है वो हो गई थी, ठीक है। तो नियरली थ्रेटेंड स्पीशीज के अंदर अब आप लगा सकते हैं कि इनको डाल दिया गया था। अब साइटिंग्स भी नहीं थी तो एक्सटिंक्ट माना जा रहा था, बट धीरे धीरे अगर हम देखें कि अब इकोलॉजिकल वैल्यू को ध्यान में रखते हुए अब थ्रेटेंड स्पीशीज को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ये बोला जा रहा है, क्योंकि उनकी साइटिंग से दोबारा से अगर हुई हैं तो इट मीन्स कि बहुत टाइम तक इन्होंने अपने आप को यहाँ पर पिक्चर में नहीं आने दिया है। तो काजीरंगा से रिलेटेड जो भी हमारे पास कॉरिडोर है, उन्होंने यही चीज़ बोली है, इस आर्टिकल में यही चीज़ बोली है कि कॉरिडोर की इंपॉर्टेंस क्या है वो हमें अब और ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि कॉरिडोर के अंदर साइटिंग्स हुई हैं ऑफ डायनेमिक वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो एक डायनेमिक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की तरह एक्ट कर रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है टाइगर्स को, लेपर्ड्स को, एलिफेंट्स को एंड अदर स्पीशीज को। अब उनके अंदर धोले जो है या जो एशियाटिक वाइल्ड डॉग है उसके अंदर वो भी इंक्लूड होता है, ठीक है। सो अभी करंट अगर हम देखें तो धोले जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है टू पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न एशिया, ठीक है। सो इससे जुड़ा सवाल हम देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, नेशनल पार्क्स एंड स्टेट। नोकरेक नेशनल पार्क मिजोरम, शिरुई नेशनल पार्क मेघालय, मुरलेन नेशनल पार्क मणिपुर। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो आप उस हिसाब से आप देख लीजिए कि ABCD कि ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर्स,
ऑल 3 या नन ऑफ द अबव। ठीक है, सो इससे जुड़ा अब यहाँ पर आप सवाल देख सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनता है? तो करेक्ट आंसर इसका बनता है अगेन ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, के कोई भी यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि नोक्रेक नेशनल पार्क मेघालय में, शिरुई नेशनल पार्क मणिपुर में, मुलेन नेशनल पार्क मिजोरम में। तो ओल्डेस्ट जो है हमारे पास जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसको हम और भी एक नाम से जानते हैं, दैट इज हेलीज नेशनल पार्क। तो इनिशियली इसका नाम जो क्या था, हेलीज नेशनल पार्क था। सबसे बड़ा जो हमारे पास नेशनल पार्क है दैट इज हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख के अंदर। मैक्सिमम नेशनल पार्क हमारे पास मध्य प्रदेश के अंदर है। कवरेज देखें तो टोटल 1.23% ऑफ द कंट्री जियोग्राफिकल एरिया नेशनल पार्क यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक साफ पिक्चर, क्लियरर पिक्चर जो है मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। देन असम मिजोरम ड्राफ्ट रूल्स टू कर्ब इलीगल माइग्रेंट्स। तो अब क्या हो रहा है, आधार बनाने की बात की जा रही थी ना। इनिशियली तो पहले नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आधार जो है वो अलाउ ही नहीं किए जा रहे थे, बट रिसेंट ईयर्स में अगर हम देख रहे हैं तो आधार बनाने का प्रोसेस जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी शुरू हो गया था। तो अब रिसेंटली 1 साल पहले ये चीज़ सरकार ने पाई है कि आधार के लिए 100% तो सरकार ने सभी के लिए आधार प्रोवाइड कर दिया है, पर स्टेट्स लाइक असम एंड मिजोरम वहाँ पे 100% प्लस रजिस्ट्रेशन हो गई हैं आधार को लेकर। ठीक है, असम के अंदर 103% लोग जो हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, आधार कार्ड उनके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। सिमिलर इन द केस ऑफ मिजोरम के 100% प्लस यहाँ पे लोगों के पास आधार एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका तो मतलब यही होगा ना कि बाहर से आए हुए बॉर्डर्स को क्रॉस करके जो लोग आए हैं, आइदर फ्रॉम म्यांमार आइदर फ्रॉम असम, है ना, तो उन्होंने भी आधार यहाँ पे सक्सेसफुली अपने नाम पर रजिस्टर करा लिया है। तो अब सरकार क्या चाहती है कि वापस से इजीली इस चीज़ को नोटिफाई किया जा सके और जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके आए उनको वापस से भेजा जा सके। सो इसके लिए अब उन्होंने रूल्स को ड्राफ्ट किया है कि बांग्लादेश एंड म्यांमार के रेजिडेंट्स के लिए, असम के केस में अब बांग्लादेश के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, मिजोरम के केस में अगर हम देखें तो म्यांमार से जो इलीगल रेजिडेंट्स हैं। सो अब म्यांमार के केस में ना सरकार अब खुद से थोड़ा सा ढील देना चाह रही है, यहाँ पर आधार के केस में नहीं। उन्होंने बोला सिंस म्यांमार के अंदर ऑलरेडी मिलिट्री कू चल रहा है, इतना इंस्टेबिलिटी चल रही है, तो हम थोड़ा सा उनके साथ एहतियात बरतेंगे कि हम उनको आराम से बोलेंगे कि आप वापस जाइए, अदरवाइज आपकी जो आइडेंटिटी म्यांमार गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिली है वो आइडेंटिटी कार्ड्स जो भी है हम वो सीज कर लेंगे। ठीक है, फिर ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, तो प्लीज आप आराम से वापस जाइए। तो बांग्लादेश के साथ ऑलरेडी हमारे रिलेशंस खराब है, तो उनके लिए तो बिल्कुल ढील छोड़े जाने की यहाँ पे बात नहीं की जा रही। एंड आधार के केस में मेजरली जो अब नए एडल्ट्स हैं जो रजिस्टर होंगे या ऑलरेडी जो एडल्ट्स हैं हो गए हैं, क्योंकि अब आधार के केस में जो क्रॉस बॉर्डर के केसेस होते हैं वो एडल्ट्स के केसेस में ही होते हैं। ठीक है, आधार वही लोग लेते हैं जो एडल्ट्स एंड बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं मेजरली। तो अब यही ड्राफ्ट रूल्स के अंदर बोला गया है कि आने वाले टाइम पे जो नए आधार बनेंगे वो अब कौन करेगा, डीसी ऑर्डर करेंगे। ठीक है, डेप्यूटी कमिश्नर के थ्रू ही डायरेक्टली अब अलाउ किए जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है हमारा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से अब क्या है कि बहुत सारे जो नए लोग हैं, क्योंकि ऑलरेडी 100% प्लस है, ऑब्वियसली बात है, जो नए लोग आएंगे एटलीस्ट उनके ऊपर वेरिफिकेशन या चेक रखना जरूरी है। पुराने वालों को तो हम अच्छे से देख लेंगे, दोबारा से रीवेरिफिकेशन करेंगे, बट नए वाले आधार कार्ड के लिए यहाँ पे डीसी की जो है परमिशन लगेगी। ठीक है, उनकी परमिशन रिक्वायर्ड है। ये ड्राफ्ट रूल्स में एक इंपॉर्टेंट चीज स्टेट की गई है। तो इससे जुड़ा सवाल देख लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट बॉर्डर बांग्लादेश, असम, मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा। कौन सी है इसमें से करेक्ट आंसर? तो मैप्स के थ्रू ये मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ कि हमारा मणिपुर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो बांग्लादेश के अराउंड वेस्ट बंगाल है, ठीक है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, ठीक है, देन मिजोरम है, बट नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर बांग्लादेश को बॉर्डर नहीं कर रही हैं वो स्टेट्स। ठीक है, सो इसी से जुड़ा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही बनता है। सो इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, सो वी हैव एन ऑनगोइंग बैच फॉर 2026। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिमिलर फॉर द केस ऑफ टेस्ट सीरीज, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।